आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि अगर इस अमल के बाद भी दुनिया चुप है, ईयू की डिसइंफो लैब ने जिस तरह से एक्सपोज किया है भारत को, उसके बाद भी दुनिया चुप है, डोजियर के बाद भी दुनिया चुप है, तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं या जो उनके मंडी के बड़ी मंडी के होने की वजह से इंटरेस्ट हैं वो इतने हाई हैं, इतने पैरामाउंट हैं दुनिया के लिए कि उसको हम लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है मोना, पॉइंट और इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर देखा जाए तो इस वक्त चाइना जो है वो भी एक उभरती हुई स्टेट है, साथ ही साथ इंडिया भी बहुत बूमिंग और ब्लूमिंग। लेकिन यहाँ पर चैलेंज जो है वो मिलिटरीली नहीं है, जैसे कि जगम साहब ने भी फरमाया, हमें इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से और डिप्लोमेसी को अपनी बहुत बेहतर करने की जरूरत है। गजब बेइज्जती है। करें पाकिस्तानी मीडिया की तो आप सभी जानते हैं कि वो कभी भी इंडिया की जो है तारीफ़ तो करते नहीं हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है क्योंकि इंडिया जो है डेवलपमेंट में इतना आगे जा चुका है कि मजबूरी ये हो जाती है उनकी कि उनको तारीफ़ करनी पड़ती है कि भाई इंडिया इतनी आगे जा चुका है। तो दोस्तों किस तरह की बातें जो हैं पाकिस्तानी मीडिया करता है और क्या डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है इस टाइम, हम उसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि एनएसजी रुकनीत पर भारत के मुकाबले में पाकिस्तान से वो सलूक नहीं बढ़ता जा रहा, जैसे कि एक मेंबर को रुकने देने के हवाले से मुनासिब और तवाज़ुन और बैलेंस रख के एक जो सलूक है वो रखा जाता है। फिर देखा यह जाता है कि कहाँ पर डिपेंड करता है कि किसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए एनएसजी की। ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह से हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर साहब बताएगा हमें इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी हिकमत अमली किस हद तक बेहतर होनी चाहिए। पता करना बहुत मुश्किल है कि हिकमत अमली क्या हो, लेकिन आपको पता है एनएसजी का जो पूरे का पूरा जो ग्रुप वजूद में आया था 1974 में, ये आया ही इंडियन एक्सप्लोजन की वजह से था। 1975 में वो 48 स्टेट से ज्वाइन किया था। इससे पहले एक होता था जेंगर कमेटी होती थी 1971 में, जिसका बुनियादी मकसद था कि आईएई की जो सेफ गार्ड है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, उसको इम्पोर्ट को उसके ऊपर पाबंदी लगाए उन चीजों की जिसको वो ट्रिगर लिस्ट का नाम देते थे, जो इस्तेमाल हो सकती है न्यूक्लियर वेपन बनाने में। फिर जब इंडिया ने धमाका किया तो फ्रांस से प्रपोज किया कि एक ऐसा फोरम बनाए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जिसका वजूद में आया। लेकिन उसमें वजूद में आने के बाद आपने देखा एक अभी रिसेंट एक वाकया हुआ है जो जहन में रखिएगा तो आपको तमाम चीज समझ आ जाएगी कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं S-408 मिसाइल जो वो खरीद रहे हैं रशिया से। तो उन्होंने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाई है कि जी हमारी टेक्नोलॉजी को उसके खिलाफ है, लेकिन वो सैंक्शन इंडिया भी ने 2018 में मुआहदा साइन किया रशिया, इंडिया के ऊपर वो सैंक्शन नहीं लगी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एनएसजी ग्रुप में कौन है जो मनूवर कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो है क्वाड की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है जो बड़ा वेसिफरसली सपोर्ट कर रहा है कि इंडिया को जो एनएसजी की में शामिल करके उसको एग्जम्पशन दी जाए। हालांकि इसके अंदर इसकी क्लॉजेस जो पढ़े अगर आप एनएसजी की, उस क्लॉजेस के मुताबिक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, और पाकिस्तान को इसको ही लेके आगे चलना है कि वो चाइना, आयरलैंड, टर्की, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट आपका आ गया, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी भारतीय नेटवर्क जो है पाकिस्तान मुखालिफ बहुत सारे सरगर्मियां सर अंजाम दे चुके हैं, करना क्या होगा अब हमें? मेरी बात सुने, हमने रिसेंटली भारत और चीन का तनाज़ा लद्दाख के ऊपर देखा और वहाँ पर भारतीय फ़ौजियों की भी कैजुअल्टी की खबरें आईं और भारत ने कहा चीनी फ़ौजियों की कैजुअल्टी की भी खबरें आईं, लेकिन एक गोली फायर नहीं हुई क्योंकि वहाँ सीज़ फायर का मुआहदा है भारत और चीन के दरमियान। ना भारत गोली चलाता है और ना चीन गोली चलाता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब वही भारत हमारे साथ आ जाता है तो ना कोई सीज़ फायर का मुआहदे की परवाह करते। मुना तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके साथ अब जब आपने एनएसजी की बात की है जी, तो देखें अमेरिका, ओबामा ने वेवर दिया और 2016 में अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, और अमेरिका ने ही बाकी मुल्कों को भी आगे लेके आया कि भारत की मेंबरशिप की जाए एनएसजी में, और अमेरिकन सपोर्ट से वो काम शुरू हुआ। और चाइना ने उसको ब्लॉक किया और कुछ कंट्रीज़ ने चाइना के साथ मिलकर उसको ब्लॉक किया क्योंकि उसमें एनपीटी के वेवर का मामला है।
लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो हम अमेरिका के बहुत ब्लू आइड हैं, तो उस सर्विस के नतीजे में अमेरिका को जो वेवर्स उन्होंने इंडिया को दिए हैं, हमें भी डिमांड करनी चाहिए, एहतजाज की बजाय उनसे बात करनी चाहिए कि ठीक है, आप कहने के ठीक है, डिमांड के बजाय हमें बात करना पड़ेगी और बात करके ही इस मसले को हल किया जा सकता है और अपना बनवाया जा सकता है। मोना, क्या करने की जरूरत है? एक तरफ एनएसजी है, दूसरी तरफ भारतीय शरंगेजियां रुकने का नाम नहीं लेती। देखिए ज़रियाब, असल में ये जो पहले तो जो आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि अगर इस अमल के बाद भी दुनिया चुप है, ईयू की डिसइंफो लैब ने जिस तरह से एक्सपोज किया है भारत को, उसके बाद भी दुनिया चुप है, डोजियर के बाद भी दुनिया चुप है, तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं या जो उनके मंडी के बड़ी मंडी के होने की वजह से इंटरेस्ट हैं, वो इतने हाई हैं, इतने पैरामाउंट हैं दुनिया के लिए कि उसको हम लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है मोना, पॉइंट आपका आ गया। इसका हल सिर्फ बेहतर सिफारतकारी है और मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई हल नहीं। जगम साहब, जो इकोनॉमिकली कंडीशन है इंडिया की, वो पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात पर हावी और असरअंदाज हो रही है। पाकिस्तान को फिर क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं ज़रियाब। आज ही मैं जो अमेरिका का मारूफ फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है उसका आर्टिकल पढ़ रहा था। उसका टाइटल है वाई चाइना विनिंग अगेंस्ट इंडिया, कि चीन भारत से क्यों जीत रहा है। और ये जीत थी उस कन्फ्लिक्ट की जो चीन और भारत के दरमियान में पिछले दिनों हुआ और अभी ख़त्म नहीं हुआ। यानी गलवान वैली जो है, जो चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3500 किलोमीटर लंबी, यहाँ पे गोली नहीं चलती। तो आपने बहुत ठीक इशारा किया कि चैलेंज मिलिट्री से ज़्यादा इकोनॉमिक है और डिप्लोमेटिक है। और फिर आप देखिए कि इसके रेपरकशंस जो चीन और भारत के दरमियान में कन्फ्लिक्ट आ गया है, उसका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पर बराह रास्त असर है। वो असर ये है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के 45 मेंबर हैं और भारत का उस ग्रुप में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि 45 के 45 अग्री करें। चाइना पहले भी इस पर इतराज़ कर रहा था और कह रहा था कि अगर भारत को शामिल करना है तो पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहिए। और अब तो कोई सवाल ही नहीं रहा कि चीन इस बात की इजाज़त दे कि भारत न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल हो। ठीक है जी। और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात है, एक शर्त मैंने आपको बता दी कि 45 का अग्री करना ज़रूरी है। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि तमाम जो भी मुल्क मेंबर बनता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, उसका एनपीटी का पहले से मेंबर होना ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत दोनों एनपीटी के मेंबर नहीं है और अमेरिका की ये कोशिश है कि ये वाली जो शर्त है इस पर भारत को वेवर मिल जाए, पाकिस्तान को ना मिले। तो ऐसा मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। सिद्दीकी साहब, उन्होंने जो की थी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुनिया के बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बड़ी जो अपना इंडिया मुल्क है, तो उनकी नज़रें उनकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ पे लगी रहे। बात की है उसमें यह है कि डिस्क्रिमिनेशन तो है। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क के तौर पे भी जो है वो दुनिया की आंखों में खटकता है, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर पावर है, इंडिया न्यूक्लियर पावर है, तो दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, दोनों को जो सप्लाई ग्रुप है उसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती की जाती है, बीइंग मुस्लिम कंट्री भी। और इंडिया क्योंकि अपना अमेरिका की आंखों का तारा है और वो चाइना के मुकाबले पे उनको एक ताकत के तौर पे लाना चाहता है या देखना चाहता है, जो कि उनका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि अभी जो चाइना ने बॉर्डर के ऊपर जो उनकी फेंटी लगाई है जिस तरह बगैर असले के, वो दुनिया ने देख लिया कि इतनी बड़ी जंगी ताकत बनती है, लेकिन चाइना ने उनको मार मार के उनकी दुर्गत निकाल दी। तो इसमें बिल्कुल ज्यादती वाली बात है, पाकिस्तान को भी करना चाहिए। कि यहाँ पर हम देखने जारादारी है और इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर देखा जाए तो इस वक्त चाइना जो है वो भी एक उभरती हुई स्टेट है, साथ ही साथ इंडिया भी बहुत बूमिंग और ब्लूमिंग। लेकिन यहाँ पर चैलेंज जो है वो मिलिटरीली नहीं है, जैसे कि जगम साहब ने भी फरमाया, हमें इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से और डिप्लोमेसी को अपनी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। सिर्फ यही वो दो ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम भारत की जो जंगें हैं या भारत की जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी हैं उन्हें बेहतर तरीके से काम। आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया से जो इस तरह की जो है पाकिस्तानी मीडिया की वीडियोस आपको दिखाते हैं इंडिया के अंदर। उनका एक ही मोटिव होता है कि अपने देश को हम ज़्यादा तवज्जो दें और हम उन लोगों का पॉइंट जानकर हम अपने लिए एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म तैयार करें अपनी कंट्री के लोगों के लिए, ताकि वो एक्चुअल चीज़ें समझ सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं। और कुछ लोग जो बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड कर देते हैं, उन चीज़ों को काउंटर किया जा सके इन सब चीज़ों से। तो दोस्तों, अगर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उनको भी सपोर्ट करें, उनके वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें। दूसरा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
मिलता हूँ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे भी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।